हाय स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार। हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राम मनोहर लोहिया को पढ़ रहे थे और राम मनोहर लोहिया का फर्स्ट लेक्चर हो चुका था और हम लोग अब पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया का सेकेंड लेक्चर। तो चलते हैं, शुरू करते हैं राम मनोहर लोहिया का सेकेंड लेक्चर। तो हम लोग देखते हैं कि राम मनोहर लोहिया जो थे वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों ही आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट थे। वो न तो कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे और न ही कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों को ही इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर के लिए वो सुटेबल नहीं मानते थे। इस तरह से क्योंकि वो मानते थे कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का जो इवोल्यूशन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो वेस्टर्न सोसाइटी में हुआ है। इस तरह से वो कहते थे कि नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी का एक अलग वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ का एक सोशल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग है और इंडिया का एक अलग सोशल और पॉलिटिकल स्फीयर है। तो वहाँ का जो सोशल और पॉलिटिकल स्फीयर में जो बनाया गया थ्योरी है, वो थ्योरी इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर में और इंडियन सोशल स्फीयर में काम नहीं कर सकता है प्रॉपर वे में। तो इस तरह से वो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ के वो क्रिटिक के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वे किस तरह से वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, उनका क्रिटिसिज्म का क्या क्या बेसिस होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं उनका क्रिटिसाइज देखते हैं कि वो किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को। तो लोहिया का कहना था कि जो भी कंट्री होता है, जो भी कंट्री, उसका जो इंडिजिनस पॉलिटिकल थ्योरी होता है, इंडिजिनस मतलब कि जिस भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, वहाँ खुद ब खुद उसी कंट्री के पॉलिटिकल और सोशल स्फीयर में डेवलप्ड हुआ पॉलिटिकल थ्योरी ही इंडिजिनस पॉलिटिकल थ्योरी बोला जाता है। वही हेल्पफुल होता है किसी भी कंट्री को प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अगर इंडिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इंडियन इन्वायरमेंट के अनुसार ही एक पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्ड करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लोहिया वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो कम्युनिज्म भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी था और कैपिटलिज्म भी वेस्टर्न आइडियोलॉजी था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो जो भी मतलब वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ था, वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़, उसको वो मानते थे कि जो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, वो इंडियन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये सफिशिएंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न के प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर सकता है, इंडिया का प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। क्योंकि इंडियन जो सोशल स्ट्रक्चर है, उस सोशल स्ट्रक्चर को कभी रीड ही नहीं किया है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। इस तरह से वो क्रिटिसाइज करते हैं वेस्टर्न आइडियोलॉजीज़ को, जो भी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोहिया ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, कैपिटलिज्म आर नॉट सुटेबल एज पॉलिटिकल मॉडल फॉर इंडिया। अब लोहिया एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म सुटेबल नहीं है पॉलिटिकल मॉडल ऑफ इंडिया के लिए, मतलब पॉलिटिकल मॉडल के रूप में इंडिया के लिए सुटेबल नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया के लिए, इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर के लिए, इंडियन सोशल स्फीयर के लिए एक अलग तरीका का, एक न्यू सोशलिज्म का ज़रूरत है, न्यू सोशल स्ट्रक्चर, न्यू सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है। इस तरह से वो एक खुद का एक वैरायटी का, खुद अपना एक वैरायटी का न्यू सोशलिज्म थ्योरी का बिल्ड करते हैं, जिससे कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडियन सोशल सिस्टम को स्टडी करके, रिसर्च कर करके बनाया गया होता है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है सोशलिज्म के कंसेप्ट को आधार बना करके, न कि कैपिटलिज्म के कंसेप्ट को आधार बना करके। क्योंकि कैपिटलिज्म को मान ही नहीं रहे थे कि वो इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर को समझने के काबिल है। वो कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर को वो लोहिया का मानना था कि जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म का इवोल्यूशन हुआ है ग्रेजुअल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू यूरोपियन कंट्री में। वो ग्रेजुअल मतलब स्टेप बाय स्टेप वो इवॉल्व हुआ है, न कि एक रिवॉल्यूशन के द्वारा। तो इस तरह से यूरोपियन कंट्री में सोशलिज्म का एक
ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट हुआ है, तो इसलिए वो यूरोपियन कंट्री के लिए ज़्यादा ही सूटेबल है। और उसके बाद उनका कहना होता है कि द डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म इज नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैड बीन रिवॉल्यूशनरी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। और जो नॉन यूरोपियन कंट्री में जो डेवलपमेंट हुआ है सोशलिज्म का, वो हुआ रिवॉल्यूशनरी आइडिया से, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से, मतलब रिवॉल्यूशन के द्वारा हुआ है। जो भी नॉन यूरोपियन, जैसे इंडिया में सोशलिज्म कैसे स्थापित हुआ? इंडिया का भी बहुत दिनों तक सोशल स्ट्रक्चर रहा है। इंडिया का जो पॉलिटिकल जो सिस्टम रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम रहा है, सोशल और मतलब मिश्रित तरह से व्यवस्था रहा है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिला करके। तो कहीं ना कहीं सोशलिज्म यहाँ पे भी रहा है। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू नहीं हुआ है, डायरेक्ट बस स्वतंत्र हुआ इंडिया, और उसमें उसके ऊपर बस उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि हाँ एक सोशलिज्म स्ट्रक्चर काम करेगा। और उसी तरह से बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे कंट्री थे जिनका कि स्पेशल होता है ना, वो कुछ ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू सोशलिज्म स्टैब्लिश नहीं होता है, वहाँ डायरेक्ट उनके ऊपर थोप दिया जाता है सोशलिज्म को। तो इस तरह से या फिर रिवॉल्यूशन होता है, रिवोल्ट करता है लोग वहाँ के, और डायरेक्ट वहाँ पे सोशलिज्म आ जाता है। तो मतलब कि एक प्रोसेस, स्लोली प्रोसेस, धीरे 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 धीरे, जिसको कि ट्रायल एंड एरर मेथड बोला जाता है, उस मेथड के थ्रू सोशलिज्म का डेवलपमेंट नहीं हुआ है नॉन यूरोपियन कंट्री में। इसलिए नॉन यूरोपियन कंट्री के लिए सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सुटेबल नहीं है। उसके बाद वो बोलते हैं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑन यूरोपियन सोसाइटी। जो मार्क्सिज्म का जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी था, वो भी यूरोपियन सोसाइटी के एक्सपीरियंस के ही आधार पे था। मार्क्स जर्मन के थे, और मार्क्स ने पूरा यूरोपियन सोसाइटी को स्टडी किया, और उसके बाद वहाँ के कैपिटलिज्म को स्टडी किया, वहाँ का फ्यूडलिज्म को स्टडी किया मार्क्स, और उसके बाद वो मार्क्सिज्म के आइडियोलॉजी को लाते हैं। और इस तरह से यूरोपियन सोसाइटी के एक्सपीरियंस को ही देखते हुए मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को लाते हैं। तो वो भी मार्क्सिज्म भी वो नॉन यूरोपियन कंट्री के लिए सुटेबल नहीं था। इस तरह से वो मार्क्सिज्म के बहुत सारे डायमेंशंस को क्रिटिसाइज करते हैं। मार्क्सिज्म के बहुत सारे डायमेंशन को क्रिटिसाइज करते हैं लोहिया। उनमें से एक होता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को भी लोहिया बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं, आगे देखते हैं कि जो मार्क्सिज्म जो था, मार्क्सिज्म वो यूरोपियन कंट्री में डेवलप हुआ था, लेकिन यूरोप के बाहर जितने भी कंट्रीज थे उनके कंडीशन को समझने में वो सफिशिएंट को समझने में वो काबिल नहीं था, समझ नहीं सकता था। इसलिए मार्क्सिज्म इंडियन कंटेक्स्ट में वो सुटेबल नहीं था। He said that capitalism is also not capable for resolving the issue of developing country. Capitalism is also not capable for resolving the issue of developing countries. मतलब कि जो पूंजीवाद था, पूंजीवादी व्यवस्था, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल नहीं था, वो भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो वो लास्ट में he agreed that basic focus within capitalism is individual liberty and individual right to private property. This process ultimately led widening of economic inequality. तो उनका कहना होता है कि जो कैपिटलिज्म है इंडिविजुअल के लिबर्टी पर और राइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, इंडिविजुअल के लिबर्टी और राइट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और इस तरह से कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को जन्म देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। क्योंकि अगर इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलेगा, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगा, तो इस तरह से इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि लोहियाज कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। आखिर लोहिया का लिबर्टी और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्या था? लोहिया लिबर्टी और इक्वलिटी को किस नज़रिए से देखते हैं थे कि आखिर लिबर्टी और इक्वलिटी में क्या संबंध है? तो लोहिया का कहना था कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों का आपस में एक संबंध है, और दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है।
लिबर्टी और इक्वलिटी लोहिया के अनुसार एक सिक्का के दो पहलू है, दोनों अलग नहीं है, दोनों विरोधी नहीं है, दोनों एक आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने लिबर्टी को दो भागों में बांट दिया। लोहिया लिबर्टी को दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है लिबर्टी कनेक्टेड टू नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स और दूसरा होता है लिबर्टी कनेक्टेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स। मतलब कि एक होता है गैर संपत्ति मामले में स्वतंत्रता और एक होता है संपत्ति मामले में स्वतंत्रता। तो लोहिया गैर संपत्ति मामले में स्वतंत्रता के मामले में वो बताते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत आता है प्राइवेट लाइफ, लोगों का प्राइवेट लाइफ, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उड़ते हैं, ये हो गया लोगों का प्राइवेट लाइफ हो गया। नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स के अंतर्गत प्राइवेट लाइफ हो गया लोगों का। तो इस प्राइवेट लाइफ के अंतर्गत गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। लोहिया के अनुसार जो प्राइवेट जो लाइफ है, प्राइवेट लाइफ लोगों का, उसके अंतर्गत उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और यह डेवलपमेंट के लिए, व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स के अंतर्गत जो आता है प्राइवेट लाइफ, इस प्राइवेट लाइफ को गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं कर सकता है और यह बहुत ज़्यादा व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अब आगे बढ़ते हैं लिबर्टी कनेक्टेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स। अब प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर के लोहिया का कंसेप्ट क्या है, लोहिया कितना स्वतंत्रता देना चाहते हैं प्रॉपर्टी मैटर्स के मामले में। नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स के मामले में तो लोहिया का क्लियर कंसेप्ट है कि इस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत लाइफ में क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे जी रहा है, उस पर कहीं पे भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स जो है, मतलब कि प्राइवेट लाइफ जो है, उसमें व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अगर गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करता है तो फिर व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी मैटर्स में गवर्नमेंट को कितना छूट देते हैं लोहिया, हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रॉपर्टी मैटर्स के मामले में वो कहते हैं कि इंडिविजुअल पे थोड़ा गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, व्यक्ति पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाएगा प्रॉपर्टी रखने के मामले में। प्रॉपर्टी कितना रखना है और कितना नहीं रखना है, ये गवर्नमेंट उस पर बैन लगाएगा और गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कितना प्रॉपर्टी रखना है, कितना नहीं रखना है। इस तरह से लोहिया नॉन प्रॉपर्टी मैटर्स और प्रॉपर्टी मैटर्स के लिबर्टी को डिराइव करते हैं। और लोहिया फिर से बोलते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि लिबर्टी और इक्वलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोहिया के आइडियोलॉजी को। तो कैपिटलिज्म के मामले में लोहिया बोलते हैं कि यह जो कैपिटलिज्म है अल्टीमेटली इनइक्वालिटी को प्रोड्यूस करता है, इनइक्वालिटी को बढ़ाता है कैपिटलिज्म। और जो प्रॉपर्टी का जो कंसंट्रेशन होता है वो कुछ लोगों के पास कर देता है, कुछ लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी का सारा प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन कर देता है कैपिटलिज्म। इतना ज़्यादा स्वतंत्रता दे देता है, एक व्यक्ति को इतना ज़्यादा स्वतंत्रता दे देता है कि व्यक्ति कुछ ही लोगों के हाथों में प्रॉपर्टी को सौंप देता है। और कम्युनिज्म को लेकर के उनका क्या आइडिया होता है, कम्युनिज्म को लेकर के वो बोलते हैं कि वो इतना ज़्यादा इक्वलिटी पे फोकस करता है, इतना ज़्यादा इक्वलिटी पे फोकस करता है कि व्यक्ति का क्रिएटिविटी को ही किल कर देता है। मतलब व्यक्ति के फ्रीडम, स्वतंत्रता जो होता है, बेसिक फ्रीडम, नेचुरल जो राइट्स हैं फ्रीडम और क्रिएटिविटी का, उसी को ख़त्म कर देता है। इतना ज़्यादा इक्वलिटी पे कम्युनिज्म जोर देता है। तो कैपिटलिज्म हो गया कि फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, राइट पे बहुत ज़्यादा जोर देता है। कम्युनिज्म होगा कि फ्रीडम पे तो जोर नहीं देता है लेकिन इक्वलिटी पे ज़्यादा जोर देता है। तो इक्वलिटी पे जोर देने के बाद क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो क्रिएटिविटी होता है, फ्रीडम होता है, उसी को किल कर देता है, उसी को ख़त्म कर देता है। क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति, कुछ भी इस यूनिवर्स में कुछ भी तो इक्वल तो है नहीं, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के इक्वल तो है नहीं। तो जब इक्वल नहीं है तो जबरन अगर इक्वल बनाया जाता है, जबरन अगर जोर जबरदस्ती कर करके अगर दो लोगों को अगर इक्वल बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जो क्रिएटिविटी है, एक व्यक्ति के अंदर जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को किल किया जाएगा। तो इस तरह से लोहिया बोलते हैं कि कम्युनिज्म जो होता है इंडिविजुअल के क्रिएटिविटी को किल कर देता है। इसलिए
इसीलिए लोहिया चाह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी को स्थापित करना। लोहिया चाह रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, सोशलिस्ट सिस्टम में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, और वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो सोसाइटी होगा वो बैलेंस्ड होगा, लिबर्टी और इक्वलिटी को बैलेंस करेगा। इसमें ना तो ज़्यादा लिबर्टी मिलेगा लोगों को और ना ही ज़्यादा इक्वलिटी मिलेगा, इस तरह से वो बैलेंस्ड होगा। तो लोहिया डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, जिसके अंतर्गत बैलेंस होगा लिबर्टी और इक्वलिटी के बीच। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग लोहिया के न्यू सोशलिज्म को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।